अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो कांस्टेंट चेंज ऑफ क्लाइमेट है ना, ये परमानेंट होता जा रहा है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट मार्च का आखिरी हम इसे कह लें और अप्रैल का आगाज़। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कराची और इसके गिरदोनवाह में कि इससे पहले तो सच इतना ज़्यादा ये मौसम एक्सपीरियंस नहीं किया। बट कैन आई ऑल्सो वार्न यू, ये सिर्फ कराची की बात नहीं है। इनफैक्ट इस हफ्ते के हवाले से, अगले 5-6 दिनों के हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब में भी, केपी में भी, हर जगह एक हीट वेव जो आई हुई है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। एंड टेम्परेचर जो है इट माइट इवन क्रॉस 40 इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। इट हैज ऑलरेडी क्रॉस 40 कराची में, हमें तो कुछ 40-50 टाइप भी लग रहा है। इट इज हॉट, ठीक ठाक किस्म की गर्मी है कराची में। कल 41 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअली रिकॉर्ड किया गया और अगले 4-5-6 रोज में हीट वेव के भी इम्कानात महकमा मौसमियात की तरफ से जारी किए गए हैं। सो एवरीबडी स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड और बाहर ना निकलें घर से। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू रियली बी गेटिंग आउट ऑफ द हाउस। तो हमने कहा ये वार्निंग आपको दे दें। और दूसरी वार्निंग तो आपको पता है, इर्द गिर्द हम देखते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ज़िंदगी के हालात वाक़यात डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसा कि कोरोना वायरस की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लें तो 98 अफराद इंतकाल कर गए गुज़श्ता 24 घंटों में, और टेस्ट मुस्बत आने की शरह मुल्क भर में 9.9% रही है। 31 मार्च को 50,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए और ऑलमोस्ट अब देख लें ये 5,000 हो गया है। 4,974 4,974 लोग पॉजिटिव। एंड ऑल्सो कैन आई जस्ट टेल यू कि बच्चों में भी कोरोना की जो है खासतौर पे थर्ड वेव में यही बताया जा रहा है कि बच्चों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस्लामाबाद की बात हो रही थी, आई वॉज रीडिंग सम फिगर्स, मैं एग्जैक्ट तो कोट नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, बट लिटरली हंड्रेड्स ऑफ किड्स, जिस तरह हम आपको एक तादाद बताते हैं कि कितने बच्चे और कितने लोग और कितने बड़े बूढ़े जिनको कोविड हुआ है, तो बच्चे पहले इन लिस्टों में शामिल नहीं होते थे बिकॉज बच्चों को हो नहीं था। अब बच्चों को हो रहा है, एंड एनी एज ग्रुप, इवन एज यंग एज 2 months ओल्ड बच्चे को भी, उसमें भी कोरोना वायरस जो है वो डिटेक्ट की गई है। सो नोबडी इज रियली सेफ। द ओनली थिंग जो आप लोग कर सकते हैं, जो कि अब तो एक बीटन रिकॉर्ड हो चुका है, SOPs फॉलो करें और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जब बारी आएगी अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और उसके बाद ये चीज़ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। बट अप टिल देन SOPs इज द ओनली वे टू गो। हाँ, लेकिन हम इर्द गिर्द जरा अपनी चीज़ें देखते हैं, तकरीबात ही देख लें। कल मैं लाहौर के बहुत सारे वेडिंग प्लानर्स और वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स की इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक जगह भी लाहौर में, कोई एक मार्की, कोई एक फार्म हाउस, क्योंकि लाहौर में आप देखें ना, पॉजिटिविटी रेट जिस शहर में 24% तक पहुंच गया है, बात डॉन्टिंग लगती है। लेकिन कराची में तो शादियां करने पे अभी पाबंदी लगाई नहीं गई है। 6 अप्रैल से आया नोटिफिकेशन, ठीक है। तो लाहौर में तो ऑलरेडी सूरत हाल इतनी खराब थी, लेकिन वहां भी आई वंडर कि कौन अमल दरामद करा रहा है SOPs। अच्छा, बातें सारी यही करनी है और कुछ और अपडेट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा जी, वील हैव टू वेट फॉर कोरिना। हाँ ठीक है, आपके स्टेप्स भी बड़े अच्छे थे, काश के आप जरा ये नहीं, इस पे तो एक यूनिवर्सल स्टेप है, वो तालियां राइट और तालियां लेफ्ट। तो मैं कह रही थी ना, वी कुड हैव शेयर्ड देम विद आवर व्यूअर्स, बट दैट कैन कम लेटर। अभी तो कोरोना की बात करते हैं और आपको बताएं कि कोरोना वबा ने पंजाब के साथ अब खैबर पख्तूनख्वा का रुख भी कर लिया है। पहले भी था, लेकिन इस वक्त जो इंटेंसिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए सूबे में कुछ नई पाबंदियां लगाने का फैसला तो किया है, लेकिन वो इतनी सख्त नौयत की नहीं। सूबे भर के तमाम शादी हॉल्स में हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है और किसी भी जिले में कोरोना के मुस्बत केसेस 5% होने की सूरत में वहां तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत तैमूर झगड़ा ने अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील की, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन से इनकार किया है। सबके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस, मईशत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ओपन रहे। उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी जो है वो महफूज रहें और हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो भी जो है वो डिज़ीज़ को काबू में रख सके। ये 3 जो है प्रायोरिटीज़ हैं। अब इसमें जब भी लहर तेज़ होती है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा एहतियात करें, ज़्यादा SOPs को फॉलो करें। अगर आप ट्रेडर कम्युनिटी से हैं तो आप हुकूमत के इक़दामात को सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस जिस तादाद में बढ़ रहे हैं, सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक उस मयार की पाबंदियों का ऐलान नहीं किया गया है। आवाम तो SOPs पर अमल करने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया को ही संजीदगी दिखा लेनी चाहिए, वरना जाहिर है कि यहाँ भी हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, अगर आदाद शुमार को देखें तो हालात काबू से बाहर ही हैं, क्योंकि 20% से अबव पॉजिटिविटी रेट रहा है, पर्टिकुलरली पेशावर का गुज़श्ता चंद रोज में। अगर हम आदाद शुमार पे गौर करें तो आखिरी खबरों तक कोई 24 तक भी गया है। आप अंदाजा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला पर्टिकुलरली सवात और पेशावर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुअव्विन खुसूसी कामरान बंगश साहब। उनसे जरा जान लेते हैं कि क्या तैयारी है। बंगश साहब, कोरोना की तीसरी लहर में पख्तूनख्वा में केसेस मुस्बत आने की शरह बहुत ज्यादा है, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे। अब तक आप लोग समझ सके हैं कि क्या वजह है? क्या बाहर से UK वेरिएंट जो आया वही वजह है, या बस लोगों ने एहतियात छोड़ दी? कोरोना की तीसरी लहर जो है उसमें यकीनन केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह पे जहाँ पे भी तीसरी लहर आई है वहाँ पे केसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। हमारी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है, उनके कुछ रिसर्च भी सामने आए हैं, जिनमें एक अहम रिसर्च हमारी सवाबी में कंडक्ट हुई है, जिसमें बच्चों में देखा गया है, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वहाँ पे देखा गया है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं, कैरियर हैं वो। तो इस वजह से आपने देखा कि हमने स्कूल्स की बंदिश का ऐलान किया NCOC ने, और ये जो हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इसको देख रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि जितने भी केसेस हमने देखे हैं उसमें UK वेरिएंट सामने आया है, जो कि यूजुअली ख़तरनाक है ज़्यादा, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। यू आर वेरी राइट। और ये UK वेरिएंट की जो बात हो रही है, ये जो इतनी फ्लाइट्स भर के आई हैं लोगों की, और फिर उसके बाद कोई ख़ास चेकिंग नहीं हुई, ऑब्वियसली यही हुआ होगा, इसीलिए तो ये मुल्क में इस तरह फैला हुआ है। बंगे साहब, ये भी बताइएगा कि इतने कोरोना केसेस हों तो परेशानी ऑब्वियसली बनती है। पंजाब में लॉकडाउन के करीब पाबंदियां जो हैं वो नाफिज हो चुकी हैं, सख्त इकदाम किए गए हैं, और होपफुली उनमें से एटलीस्ट को 50 से तो ज़्यादा % फॉलो हो रहे होंगे जब इतनी सख्ती कर दी जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा होता नज़र क्यों नहीं आ रहा? जी, खैबर पख्तूनख्वा भी जो NCOC के फ़ैसले हैं उसके तहत हमने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। हमने शादी हॉलों के ऊपर पाबंदियां लगा ली है, हमने अपने ऑफिसेज में विजिटर्स के ऊपर पाबंदी लगा ली है, 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स हमने वर्क फ्रॉम होम पे कर लिया है, हमने पब्लिक गैदरिंग्स को जो है वो उसके ऊपर बैन लगा लिया। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं NCOC की तरफ से वो हमने कर लिए। इवन ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमने 2 सेफ डेज़ कर लिए। हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में वो बंद कर दिए हैं। तो हमने भी वही स्टेप्स लिए हैं जो बाकी सूबों ने लिए हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि शादी हालों में पंजाब ने 5 तारीख का टाइम दिया है। तो हमने आज ही से, बल्कि कल ही से हमने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई हुई है। तो हम तो बिल्कुल इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा हमने लोगों को फ़ाइन करना शुरू कर दिया है, सेक्शन 144 नाफिज कर दिया है। तो हम ज़्यादा गए हैं और इंशाल्लाह हमारे मेजर से फ़ायदा पहुँचे। अच्छा बंगे साहब, हमने माजी में देखा है आवाम अपने तौर पर तो SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं है। इसका आइडियल तरीक़ाकार मुकम्मल लॉकडाउन ही होता है। पहली वेव जिसका हम बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने बड़ा जल्दी काबू पा लिया, उस पर ब्लैंकेट लॉकडाउन रहा मुल्क में, और बहुत लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन कोरोना नहीं बढ़ा। अब हुकूमत कह चुकी है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगेगा और हम नहीं मुतहम्मिल हो सकते, सही बात है, लेकिन हालात यही रहे तो इसके अलावा ऑप्शंस क्या बच जाते हैं फिर हमारे पास? जी, खान साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हमने कम अज़ कम इकनॉमिक हिट देनी है, लोगों के रोज़गार के ऊपर पाबंदियां नहीं लगानी, ताकि माशी तौर पर पाकिस्तान एक आपको पता है कि तरक्की पजीर मुल्क है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो एक गरीब सूबा है। हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट मेजर्स ना लें, हम उस हद तक ना जाएं कि इकनॉमिक एक्टिविटी बंद करें या कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। इसी वजह से हम बड़ा ग्रेजुअली फेज़ वाइज इसको कर रहे हैं। जो NCC की मीटिंग खान साहब ने चेयर की, उसमें भी खान साहब की तरफ से ये क्लियर वो था कि हम अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। उम्मीद है कि आवाम ताउन करेगी। साथ ही साथ जो एक
अवेयरनेस कैंपेन है वो भी हम चला रहे हैं, हम इन्फोर्समेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, हम मास्क वेयरिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मिजाज ऐसा है कि हम इन्फोर्समेंट से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेटरी तरीके से शराकत के तौर पर हम उनको लेकर चल रहे हैं, जिसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट आएगा। फर्स्ट और सेकंड वेव में लोगों ने कोऑपरेट किया, अब उम्मीद है कि थर्ड वेव में भी कोऑपरेशन रहेगी। ना रही तो फिर खुदा न खास्ता हम बड़े मुश्किल फैसले करेंगे, जैसे आपने बात की। उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बंगेश साहब। बात यह है कि थर्ड वेव तक बड़ी फटीग आ गई है लोगों में, अब वो मान नहीं रहे, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को कोविड होते हुए और रिकवर होते हुए देखा, तो उनके दिमाग में शायद लोगों के एक आ गया भाई बुखार है, खांसी जुकाम टाइप चीज़ है और ठीक भी हो जाती है, नॉट रियलाइजिंग कि कुछ लोगों में ये बिल्कुल ठीक नहीं होती और उनका कसूर भी ना हो और उन तक वायरस पहुंच जाए। तो दैट इज द थिंग जिससे बचाया जा रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, मगर इसमें हमारी बहैसियत माशरा, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान जिम्मेदारी है ना कि हम दूसरों को बचाएं कि आपकी वजह से खुदा न खास्ता किसी ऐसे इंसान को वायरस लग जाए जिसकी जान चली जाए, तो फिर तो कहीं ना कहीं तो कसूर हमारा होगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी टेक आवर लाइव्स वेरी इजी। हम लोग अपने आप के बारे में तो बहुत ही इजी हो जाते हैं, लेकिन इमेजिन करें कि आपकी वजह से किसी को कितना नुकसान पड़ सकता है। और फिर वो सूरत हाल जब होती है, सवात की हम बात कर रहे थे, कल ही हमने देखा कि ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी 84% तक ऑक्यूपाइड हैं। सो अगर 84% तक ऑक्यूपाइड हैं तो बाकी परसेंटेज बची कितनी है? और वैसे भी ये आदाद शुमार ज़रा सेफ रख के बताए जाते हैं। वहाँ पे अगर किसी को वाकई ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत हो और फिर ना मिल रहा हो और उस वजह से उसकी जान चली जाए तो क्या सूरत हाल बनेगी? इसलिए हम लोगों को एहतियात करनी है। खैर अभी हम ज़रा आगे बढ़ेंगे। हम आवाम से क्या एहतियात और क्या जो SOPs हैं, जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद की उम्मीद रखें, क्योंकि जब ऊपर से बाय एग्जाम्पल कुछ होगा ही नहीं हमारे सामने तो फिर क्या कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं। कुछ दिनों से ये चीज़ें वायरल हुई हुई हैं, हमने अलबत्ता इस पर इतनी कोई खास बात नहीं की, लेकिन हमने ज़रा कंपाइल किया है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लीड बाय एग्जाम्पल। क्योंकि जब एग्जाम्पल ही गलत होना, जो ऊपर से हो रहा आ रहा हो, तो वो ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट बड़ा ही नेगेटिव होता है। तो आपको पहले बता दें, दो नहीं एक पाकिस्तान और कानून सबके लिए बराबर जैसे नारे PTI के इंतखाबी मंशूर की बुनियाद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान भी बार बार इसका जो है प्रचार करते रहे। 2018 में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो लोग इस तब्दीली के मुंतज़र थे, मगर ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कानून की धज्जियां खुद वज़ीर आज़म की टीम के अरकान जो हैं वो उड़ाएंगे। और अगर तो आप ज़रा सारे हिला रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। हाल ही में वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर, आप उनको जानते हैं, उनकी वीडियो सामने आई जिसमें उनका 9 साला बेटा गाड़ी चला रहा था और वो खुद बराबर में बैठे वीडियो बना रहे थे। और वीडियो वायरल होने पर जब उन्हें कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा तो गलती तस्लीम करने के बजाय उन्होंने अपने इस अमल का दिफा किया, डिफेंसिव हो गए और कहते हैं कि मेरी ज़मीन, मेरी गाड़ी और मेरा बेटा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। ज़रा उनकी टोन सुन लें। एक होती है तालीम और एक होती है तरबियत। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ तरबियत का बहुत मुझे फुकदान नजर आ रहा है। मतलब अगर 9 साल की उम्र में बच्चे को ये सेंस दे दिया गई हो कि भाई हम चला सकते हैं गाड़ी, हमारे तो वालिद साहब हमारे साथ बैठा करते थे, तो 18 साल की उम्र पे वो क्या करेगा? आप मुझे बताएं। मैं यही कहने वाला था कि अगर 9 साल की उम्र में इसके जहन में बिठा दिया कि ये हमारी ज़मीन है, हमारी गाड़ी है, हम जैसे चाहें यहाँ पर हरकत कर सकते हैं, तो ये किस माइंडसेट के साथ बच्चा जवान होगा? कैन आई जस्ट पॉइंट आउट, आप कहते हैं आपकी लैंड, आपका लैंड है, कोई और प्लेनेट तो नहीं है ना, इसी मुल्क में लैंड है ना। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आप ही के लैंड में इस बच्चे की ड्राइविंग से कोई इधर उधर एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी की जान चली जाए, तो उस पे लॉ का नहीं होगा, पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होगा। अचानक से सामने से कोई खेतों में से निकल के आ जाए, कोई वहां काम कर रहा हो, खुदा ना खास्ता गाड़ी बेकाबू हो जाए, आपको जरा पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चे की जिंदगी का ख्याल करें। आपको क्या जल्दी है उसको इतनी बड़ी गाड़ी थमा के सड़क पे लाने के लिए? मुझे समझ में नहीं आता। और अगर गलती हो गई थी, बच्चे ने जिद किया, टाइम्स होता है ना, आपने खाली सड़क देखी, बच्चे को गाड़ी दे दी, आप उसके बाद सिर्फ नादिम हो जाते, अपॉलॉजी कर लेते और कहते जनाब ये मैंने तो कर लिया लेकिन ये गलत बात है, और वालिदैन को मैं कहूँगा कि कोई कुछ ना कह रहे, ऐसा तो बात खत्म हो जाती, लोग अप्रिशिएट करते। लेकिन
इस पे एक गलत काम करके जो बात खत्म हो, ये वीडियो बना के वायरल होना शो मारी जा रही है इन वेरी सिंपल वर्ड्स। मेरी बात सुनिए, ये जो माइंडसेट है ना ढिठाई का कि हम सिर्फ सही हैं और बाकी हम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और हम जो गलत करते हैं उसकी हमारे पास लॉजिक और मंतक होती है और बाकी तमाम दुनिया गलत है। तो आपको पता है ना कि इन लोगों के जहनों में ये इनग्रेव हो चुकी है आप बात कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं। तो उसी का अमली मुजाहिरा यहाँ भी देखा गया। इसके अलावा भी सुनिए, I'm trying to notice, is the child wearing a seat belt? I wonder, even if he is wearing a seat belt, वैसे तो पहनी नहीं है, मेरा ख्याल है कि even if he is wearing a seat belt, what difference does it make? It does not make a difference. ये गलत है, गलत था, गलत ही रहेगा, चाहे आपकी सड़क हो या आपके भतीजे की सड़क हो या आपके चाचू की सड़क हो। So अभी हम एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको। एक दो रोज हो गए, एक और वीडियो सामने आई जिसमें वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के अहल खाना के घर में कोरोना वैक्सीन उनके बाय द वे 3-4 लोग नहीं, पूरा टब्बर जैसे कहते हैं ना पंजाब में हम, पूरा टब्बर बैठा हुआ है और वो लगा रहा है वैक्सीन। और उसके बाद बच्चियां आई गॉट वैक्सीनेटेड के फिल्टर के साथ इंस्टाग्राम पे ये अपलोड कर रही हैं वीडियोस। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर बाय द वे आर अंडर द एज ऑफ 60। तो अगर 60 साल की उम्र के भी अपने बुजुर्गों को लगा रहे होते तो लोग शायद जाने देते कि चलो 60 से ऊपर तो ऑलरेडी लग ही रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है तो इन्होंने भी घर बुला के लगा लिए। लेकिन दीज आर यंग गर्ल्स जो सारी लगा रही हैं। साहब से पूछा गया तो गुस्से में आगे कहते हैं कि कौन सा कयामत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। सर पहाड़ टूट पड़ा, कयामत आ गई, मर रहे हैं क्योंकि कोविड से लोग मर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी के इश्यूज हैं, जिनको इस वैक्सीन की आपके घर वालों से ज्यादा जरूरत है। सो आपने जुर्म किया है। सॉरी टू से, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस अमल को आप डिफेंड करें और आप कह रहे हैं मुल्क के कौन से मसाइल सारे हल हो गए कि इसका बड़ा डील बनाया, तो लिहाजा आप एडिशन करें मसाइल की। आपको पता है कि ये गलत है और आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं बैठ के कि किसी ने प्राइवेट। और इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है सर, वैक्सीन लगना, कोरोना का होना इस वक्त मुल्क के प्राइमरी मसाइल में से एक है। आप रह रहे हैं कि आपको ये मसले नहीं लगते। और दूसरी बात ये है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर छुपाना होता तो वो प्राइवेट लगाती अपनी वीडियो, उसने पब्लिक लगाई है। ये ढिठाई है, इसको आप प्लीज एज अ क्रेडिट ना समझिए या कि तो हम ढिठाई है या फिर है। नहीं या तो ढिठाई है कि हम प्रिविलेज्ड हैं और हमने लगवा लिया, या फिर अक्ल है ही नहीं सिरे से कि गलत काम भी किया और इतने हम डाम और डफर हैं कि हमने वो शायद पब्लिकली पोस्ट भी कर दिया। आप लोगों के अमल पे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन जिस ढिठाई से आपने डिफेंड किए हैं ना अपने एक्शंस, दैट इज वो तो किसी दुनिया के खित्ते में किसी कोने में भी चले जाए ना तो कोई नहीं मानेगा। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ तावीलें आ रही हैं सामने। इनकी तरफ से क्लैरिफाई नहीं किया गया, बाय द वे पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, इनकी तरफ से क्लैरिफाई नहीं किया गया कि क्या लग रहा है। बस ये बताया गया कोरोना वैक्सीन नहीं लग रही। इफ़त उमर साहिबा जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं वो भी इसमें बैठी हुई टीका लगवाते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पता नहीं कैंसिनो बायो के ट्रायल चल रहे थे, किसके ट्रायल चल रहे थे, खैर वहां से जो भी ट्रायल चल रहे थे उसका बूस्टर हमने लगवाया। उधर कल ही मैं Jio.tv पे पढ़ रहा था, डॉक्टर जावेद अकरम ने डिनाई कर दिया है कि हमने इन लोगों को कोई टीका नहीं लगवाया, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं। आप झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। आप वजीर हैं इस मुल्क के, मतलब आपसे एग्जैक्टली और आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जब कोई वजीर बनता है उसको सादिक और अमीन भी होना चाहिए और उसको बहुत कुछ और होना चाहिए। आप तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पता है क्या है, अफसोस ये होता है कि जब इमरान खान साहब 2018 से पहले स्टेज और कंटेनर और जगह जगह खड़े होकर तकरीरें करते थे ना कि अब दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, तो एक पाकिस्तान तो सर नहीं है खान साहब। फिर वो आपके तमाम दावे जिसपे नौजवानों ने उमड़ उमड़ के आपका साथ दिया, आपके जलसों में शिरकत की, लोग आपके घरों में आए, लोग आपके साथ जागे, लोग आपके साथ ट्रैवल किया, लोगों ने आपके लिए मारे खाई, डंडे खाए, लोगों ने आपके साथ तहरीक चलाई। आई वंडर कि आप उनका तो ख्याल करें ना। तकलीफ हम सारों को ये है, पूरी आवाम को सोशल मीडिया पे बकौल चीमा साहब के इतनी कयामत क्यों बन गई है। दोनों वुज़रा के खिलाफ हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, पूछा तक नहीं है भाई। कोई वैसे तो कोई छींक मारे तो आप लोगों की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ओवरलैपिंग सारों की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कल मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी NCOC तहकीक करेगी ये जो वैक्सीन गई है, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब और अहले खाना को और सर्विसेज अस्पताल से बाय द वे 550 डोजेस लाहौर सर्विस अस्पताल से गायब है, ये इधर ही लगी हैं। अच्छा, तो खुद वजीर आजम की कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बावजूद इजलास की तस्वीर सामने आ चुकी है, ये तो आप लोगों को याद ही है। और वजीर आजम खुद को कानून से बालातर समझने वाली अशराफिया को तमाम मसाइल की जड़ करार देते आए हैं, लेकिन अफसोस से हमें यह कहना पड़ रहा है कि अपने वुज़रा के मामले में वो आज मुकम्मल चुप है।
कुछ तो बोलते हैं। As in people like these, for instance अली अमीन गंडापुर, आपको पहले भी पता है वो सारे किस्से याद है ना आपको, वो शहद की बोतल और पता नहीं कौन सी बोतल, और उसके बाद तवातुर के साथ हरकतें, और उसके बाद एक और भी किस्सा है जो कि आई विल नॉट मेंशन इट राइट नाउ, लेकिन उसमें भी इनका नाम आ चुका है। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज अबाउट टाइम। अच्छा, और उसके बाद ये लोग जब वजीर आजम साहब के सामने 6 फुट के फासले पे बैठे हुए हमारे लिए फैसले कर रहे होते हैं ना, तो तकलीफ होती है फिर लोगों को, और लोगों को बजा तकलीफ होती है कि यार मतलब है कि लोग जो इन्हें देख रहे होते हैं उनमें से 1000 गुना इंटेलिजेंट, काबिल, तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं बाहर, जो कि इस सारे सेटअप से बहुत दूर हैं, और फैसले कौन कर रहा है? गंडापुर टाइप लोग। सो वी वेटेड अ कपल ऑफ डेज कि इसकी कोई तो वजाहत आएगी, कोई तो कुछ बोलेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। नथिंग हैपेंड। बात जिस पे हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें दाद देनी चाहिए, कि हमें अफसोस करना चाहिए, या हमें बस खामोश रहना चाहिए। सिंध बाकी सूबों से फिर बाजी ले गया। कराची जहाँ के शहरी बेचारे बरसों पुरानी पेट्रोल डीजल से चलने वाली बसों का भी अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, जो कि कब से आपको पता है ना वादे वईद किए गए हैं कि इतनी बसें आएंगी, इतनी बसें आने वाली हैं, इतनी बसें इस रूट पर चल जाएंगी, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ दिया है ना। अब आगे तो देखें कि हुआ क्या है कि सिंध हुकूमत उनके लिए इलेक्ट्रिक बस चलाने का मंसूबा ले आई है। तो इससे पहले वाले मंसूबे सारे पाए तकमील तक पहुंच के सक्सेसफुल हो गए। नहीं था उनको पूरा करने का, अब हम इलेक्ट्रिक ही चलाएंगे। अच्छा, और सिर्फ एक बस पर मुश्तमिल ये मेगा प्रोजेक्ट दरअसल प्राइवेट सेक्टर का मंसूबा है। इस पे भी माशाल्लाह कहना चाहिए, यानी अपना भी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का मंसूबा था, एक बस थी, तो उस पे इतना फख्र के साथ इफ्तिताह करने जाने पहुंचने की क्या जरूरत? मतलब कि धिक्के मार के कि पहले मैं और पूरा ऑनट्राज है, और टीवी कैमरे हैं, और साथ में अपना स्टाफ है। इस पे तो बंदा थोड़ी तो लिहाजा जी ये प्राइवेट सेक्टर का मंसूबा है जिस पर सिंध हुकूमत ने अपनी तख्ती लगा दी है बड़ी बड़ी खुशी से। और बहरहाल आपको ये भी बता दें कि वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने मंसूबे के इफ्तिताह पर बताया कि हुकूमत जल्द, ये सुन लें आगे, 250 बसों की जो है वो टेंडरिंग करने जा रही है, और इलेक्ट्रिक बस का किराया जो है ये 4 रुपए फी किलोमीटर होगा। किराए तक बात पहुंच गई, बसें तो लाओ। और शुरू में ये बस टावर से सोराब कोट तक चलेगी। आए अब इस पे जरा खामोशी हम करते हैं, और क्योंकि हम सुनना है। मरतबा इलेक्ट्रिक बस चलने जा रही है, वो भी प्रोविंस ऑफ सिंध में। इस साल के आखिर तक कोशिश ये होगी कि 100 से ज्यादा बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस कराची की सड़कों पे आ जाए। यहाँ BRT के 2 मंसूबे, हमारे बहुत बड़े मंसूबे, इस साल ग्राउंड ब्रेकिंग हम कंस्ट्रक्शन फेज में जाने वाले हैं, और जो शहर कराची के लिए हैं, रेड लाइन और येलो लाइन का। सिंध गवर्नमेंट जो अपना बसेस का 250 बसेस का काम प्रोजेक्ट करने जा रही है, वो इंशाल्लाह इसी साल वो बसें कराची की सड़कों पे होंगी। सर ये इंशाल्लाह पे तो इस बार हम यकीन नहीं करने वाले, क्योंकि इससे पहले भी कितनी मरतबा इंशाल्लाह किया गया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो इन्ना लिल्लाह पे फिर ख़त्म हो जाते हैं इंशाल्लाह के साथ शुरू होके, क्योंकि कितने वादे वईद किए गए हैं। आज तक एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा इस शहर को नहीं मिल सका। दिहाइयाँ गुजर गई, दिहाइयाँ लिटरली गुजर गई, और 4 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से। वैसे पूरी दुनिया में हमने यही सुना हुआ कि ये जो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ और बसें होती हैं ये सस्ती होती है ना। होल आइडिया है कि उनमें वो पेट्रोल वगैरह जो महंगी चीजें हैं वो ना डालें, तो आप उसको भी महंगा कर दें। 4 रुपए, अगर किसी गरीब ने 10 किलोमीटर जाना होगा तो 1 किलोमीटर पे तो एग्जैक्टली तो वो 4 रुपए दे रहा है, तो देता चला जाएगा इस तरह पैसे। व्हाट इज दिस? ये आपने किस तरह इस बात पे आए? दूसरी बात नहीं, पहली बात, बल्कि आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं इस चीज का? आपकी तो है ही नहीं। और उसके बाद ये वादे कर देना कि 250 आ रही हो, ये आ रही है। हाउ कैन यू स्टैंड देयर एंड डू दो सेम प्रोमिसेस अगेन, जो कि आपको पता है कि पहले भी नहीं हुए, आपको ये भी पता है कि आगे भी नहीं होने, और पहले कितनी दफा हो चुके हैं ये भी सुन लें। वैसे येलो लाइन जो है उसका भी फाइनेंशियल क्लोज तकरीबन हो गया है, और वो कुरंगी से सदर तक जो आएगी वो भी कंप्लीट है। ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट अपनी ADB से कर रही है, और इस तरीके से ब्लू और रेड लाइन पे भी डेवलपमेंट फेज में है। 1000 ब्रांड न्यू बसेस, एयर कंडीशन ग्राउंड फ्लोर जो होती हैं बसेस नहीं आएंगी, जो यहाँ पे इन रूट्स पे चलेंगी, और उसकी स्टार्ट होगा पहले 200 बसेस की फ्लीट से। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगे ये बसेस जो हैं। तो 600 ये 37 या 35 जो बसेस हैं ये इंट्रासिटी है, ये सिर्फ कराची के लिए, और ये पहला फेज है। मेरे ख्याल में महीने 1.5 में रोड पे आनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। जनवरी के एंड तक आपको ऑन रोड बसेस मिलेंगी इंशाल्लाह।
2016 में पहला स्टेटमेंट थी, फिर बहुत सी स्टेटमेंट्स 2017 में आई, फिर 2019 में, फिर 20 और अभी तक हम उसी की बात कर रहे हैं। बस नहीं आई, बातें बड़ी आई। गप्पे लगा लो, वादे कर लो, मतलब दिस इज खैर एनीवेज। अच्छा जी, कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर वफाकी हुकूमत का मंसूबा आपको बता दें जो मुकम्मल होने को नहीं आ रहा। ये मंसूबा भी कब से अटक गया है, स्ट्रक्चर अच्छा ये शुरू होकर अटक गया है ये ग्रीन वाली, पता नहीं ये, लेकिन ये आपने जरूर देखे होंगे ओवरहेड ब्रिजेस जगह जगह जहां शहर में बने हुए हैं, बहुत सी जगह पे काम मुकम्मल भी है। भाई इसको चला दो, इसको खत्म कर दो, कोई तो क्रेडिट ले लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम इस वक्त कहना चाहेंगे, वफाकी हुकूमत को हम कहना चाहेंगे कि ये वफाकी हुकूमत का ये मंसूबा है। अब ये पिछले दौरे हुकूमत से शुरू हुआ है। आपको कराची के अवाम ने वोट दिया है, कराची से सीटें दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ऑलमोस्ट 3 साल गुजर गए हैं। आप इस मंसूबे को ही मुकम्मल करके इस पे बसें चला दें, लिटरली आप यकीन माने आप दिल जीत लेंगे पाकिस्तान। लेट मी बी सरकास्टिक, इट्स जस्ट एन आइडिया। अगर आपका अभी भी मूड नहीं है तो ना करें, मतलब पहले भी चीजें नहीं हुई तो अभी भी आपसे क्या तवक्को रखना। अच्छा, इसी पे से हम बात करते हैं। अब हम जो है ना एक और चांस देते हैं, मेरा ख्याल है। क्यों? क्योंकि हम देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब। हम उम्मीद करते हैं कि वाकई इस दफ़ा ये बसें जो हैं वो आ जाएं। अवैस साहब, सबसे पहले तो इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। कराची में एक इलेक्ट्रिक बस के जरिए एक नया ट्रांसपोर्ट निज़ाम शुरू कर दिया गया है, तो टोटल कितनी बसें होंगी, कितने शहरियों को इसका फ़ायदा होगा, कुछ हिसाब किताब लगाया, और कब से होंगी? बाय द वे ये प्रोजेक्ट एक कंसोर्शियम है, BYD तो एक बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, आई थिंक इट्स नंबर 2 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके साथ हमारा यहाँ का पाकिस्तान का एक ग्रुप है सफ़ायर ग्रुप, इनका एक कंसोर्शियम है। इनसे हमारा डिस्कशन तो बहुत पहले से चल रहा था। यहाँ पे सर्वेस कंडक्ट किए गए और सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने ये ऐलान इसलिए बाद में किया कि पहले भी चीज़ें बहुत मिस इंटरप्रेट होती रही हैं, तो बेहतर यही था कि एक यूनिट आ जाए ताकि इसका ट्रायल रन हो सके। तो ये कल हमने इसका ट्रायल रन का एक छोटा सा सबको विज़िट भी करवाया, और आज सुबह से ये सारे रोड कराची के रोड्स पे ये बिल्कुल स्टार्ट हो गई है बस। इसका 60 डेज़ ट्रायल रन रहेगा। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कराची की सड़कों पे लॉन्च की गई है, पूरे पाकिस्तान में ये कहीं भी नहीं है। और कल उनकी रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे थे वहाँ पे जो उनके आए थे, तो उन्होंने उसके रैप ने भी ये बताया कि ये कंसोर्शियम की ये ख्वाहिश है कि यहीं पे कराची में ट्रायल रन के बाद इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक इस फिगर को 100 तक पहुँचाया जाएगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी एक लिमिटेशन होती है, देयर इज़ ओनली सो फार दे कैन गो एंड देन दे नीड टू बी रिचार्ज अगेन। इसके लिए चार्जिंग स्टेशंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें अभी तक समझ नहीं आई कि किस तरह हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट। वैसा नज़र तो ये आ रहा है कि ये नया मंसूबा भी निजी शोबे से ही आया है और सिंध हुकूमत से अपने तौर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कुछ नहीं किया। तो ग्रीन लाइन, रेड लाइन वगैरह का इफ्तिताह भी तभी होगा जब निजी शोबा और कोई दूसरा मुल्क मदद करेगा, या सिंध हुकूमत अपने बलबूते पर कुछ करने का इरादा रखती है? देखिए, आप ये बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे माजी में जो शायद ऑन ग्राउंड आ जाने चाहिए थे टाइम पे, शायद वो इस वक्त तक नहीं आए। उनकी डिले की वजह कुछ बहुत सी वजूहत हैं। इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा कि अगर कुछ भी बोलूंगा तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं फिर भी क्लियर करता चलूँ, देखें ग्रीन लाइन का बार बार मैं कह चुका हूँ कि ग्रीन लाइन का सिंध गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रीन लाइन फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है और ये बार बार मैं कह चुका हूं कि ताखीर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। रेड लाइन का आपने जिक्र किया जो BRT सर्विस है, हम उसका अप्रैल में इंशाल्लाह मार्च में था, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डोनर की तरफ से प्रोजेक्ट है जो सिंध गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक मिल के कर रहे हैं, ये प्योरली इंटरनेशनल लोन नहीं है, एशियन बैंक का लोन लिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का भी अपने इसमें हिस्सा डला हुआ है। सिंध गवर्नमेंट और एशियन बैंक के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। हम इसके ग्राउंड ब्रेकिंग का मकसद कंस्ट्रक्शन फेज में अप्रैल की एंड तक हम चले जाएंगे इंशाल्लाह, ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी कंस्ट्रक्शन। बाकी जो दूसरी BRT लाइंस हैं वो भी इंशाल्लाह इस साल में उनकी कंस्ट्रक्शन फेज में चले। अप्रैल 2021
आज अप्रैल हो गई है, आज 1 अप्रैल है। अच्छा, अब आप ये भी बात ज़ाहिर मानते हैं कि जितने मंसूबों का ऐलान किया गया था इनमें शायद ही कोई मंसूबा जो कराची के शहरियों को नज़र आया हो। आपने ये भी कह दिया कि हम सवाल पूछ सकते हैं, तो जाहिर है कि हम तो सवाल पूछेंगे। शाह साहब, अब आपके बड़े प्लान तो हैं, किस तरह हम आप पे यकीन करें कि पहले वाला हाल नहीं होगा और ये वादे वाकई वफा होंगे? प्लीज़ बताएं। कल ये बस का जो हमारा इशू चल रहा था, ये हमारे साथ जो डिस्कशंस हो रही थी, ये चंद माह पहले भी मैं इसको अनाउंस कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए वेट किया कि उसका एक चार्जिंग स्टेशन लग जाए, क्योंकि इसमें बहुत जो दुश्वारियां पेश आईं KEC की तरफ से और जिस तरह उसको हैंडल किया गया, वो अब यहाँ पे आपके प्रोग्राम में मैं नहीं बताना चाहता। आप समझ सकते हैं कि बिजली का, लाइट का और लोड शेडिंग के क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, तो किस तरह उसको मैनेज करके फ़िलहाल एक चार्जिंग स्टेशन लगवाया गया है कराची बस टर्मिनल पे, जहाँ पे ये बस चार्ज होगी। और ये ट्रायल रन के लिए, इसीलिए ट्रायल रन रखा गया है 60 डेज़ का, कि पता चल सके कि आगे कौन कौन सी दुश्वारियाँ आ रही हैं। बात रही दूसरे प्रोजेक्ट्स की, देखें, मैं तरीक़ेकार ये है मेरा और मेरी कोशिश भी ये है कि अब जिस प्रोजेक्ट को हमने फोकस किया है, जिन प्रोजेक्ट्स को हमने फोकस किया है, उनकी या तो ग्राउंड ब्रेकिंग है, वो कंस्ट्रक्शन फेज़ में जा रहे हैं, या उनके टेंडरिंग प्रोसेसेस हैं। अब अगर टेंडरिंग प्रोसेस का आएगा तो फिर ये भी कहा, मतलब बातें आती हैं कि ये टेंडर कैंसिल ना हो जाए, तो नहीं, इस तरह नहीं होगा। हम इस दफ़ा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स कॉल कर रहे हैं, ताकि दुनिया के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये मैं उस टेंडर की बात कर रहा हूँ जो सिंध गवर्नमेंट अपनी बसेस, अपने फंड से जो बसेस प्रोक्योर करेगी और ऑपरेटर भी हायर करेगी, ताकि वो कराची की मेन 7 शाहराहों पे 7 जो बड़े हमारे रूट्स हैं उनको ऑपरेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस कादिर शाह साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध। किसी भी मंसूबे के पहले कि आप मानना चाहते हैं उनकी बात, किसी भी मंसूबे से पहले आपको पता है ना, इस मंसूबे की भी मैं फुटेज देख रहा था और वो एक दुआ वाला एहतमाम किया जाता है, ठीक है, वो फीता काटने से पहले दुआ वाला एहतमाम किया जाता है। तो जरा सिंध हुकूमत को ना ट्रांसपोर्ट का जो भी मंसूबा शुरू करे, दुआएं लंबी कराया करें कि ये पाए तकमील तक पहुंच जाए, मतलब कोई मन्नत मान लिया करें, कोई काले बकरे शकरे कराया करें आप कोई भी मंसूबा शुरू करने से पहले, अबव एंड बियॉन्ड, वरना हमें नहीं लगता कि ये कुछ, मुझे लगता है कि कोई है एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कोई भी मंसूबा शुरू होता है उसको और अगर बीच तो में रोक आपको हमारी ये बातें भी सार्कास्टिक लग रही हैं, तो मतलब देख ले ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि हमने तो नहीं स्टार्ट किया था ना, हम तो बैठे यहाँ सिर्फ इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आप अपनी बात पे कायम आप लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। सो यू आर जस्ट गिविंग अस फॉर्डर जिस पे हम जरा स्केप्टिकल है, बट हम फिर भी एक दफा फिर से उम्मीद हम रखेंगे कि वाकई देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और माशाल्लाह कराची के आवाम तो वैसे ही बड़े रेजिलिएंट हैं। तो डोंट यूज दैट वर्ड। आपको पता ना, अब मुझे बड़ी तकलीफ होना स्टार्ट हो गई है रेजिलिएंट से। मतलब जिसको रेजिलिएंट कह दो तो उसको मारे चले जाओ कि जस्ट बिकॉज दे कैन टेक इट। ये कोई इतनी कोई आपके क्रेडिट में चीज नहीं जा रही है, बोलना शुरू कर देना चाहिए लोगों को। अभी आगे बढ़ेंगे और बाय द वे ये तो नहीं, अभी हम फैसलाबाद की सूरत हाल जरा मालूम करेंगे। फैसलाबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस में पेंशनर्स को अपनी पेंशन वसूल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये जो बुजुर्गों के लिए मुश्किलात होती है ना, इससे बड़ा दिल दुखता है। मुझे इतना अफसोस होता है। खैर एनीवे, आपको जरा खबर सुना दें, फिर अपनी भी आपको अपने वालिदैन की भी कहानी सुनाएंगे। लेकिन बुजुर्ग पेंशनर्स सुबह 6 बजे से कतारों में लगना शुरू हो गए और मुनासिब इंतजामात ना होने से कोरोना SOPs भी नज़रअंदाज हो रहे हैं। और मज़ीद जो बताएंगे चीज़ें हम तो बता ही देंगे आपको, लेकिन हमाद अहमद, या लेट्स वॉच। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल पोस्ट ऑफिस फैसलाबाद में और यहाँ पर पेंशनर्स बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। महीने की पहली तारीख को वो अपनी पेंशन लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह 6 बजे से उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया और इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर काउंटर्स के बाहर हजूम लगा हुआ है, दकमपेल हो रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 9 बजे के करीब ये पेंशन की अदायगी होनी है, लेकिन उससे पहले ही ये पहली बारी के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, दकमपेल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उनको कतई नजरअंदाज किया जा रहा है। मास्क तो इन लोगों ने पहने हुए हैं, लेकिन उनके समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा और उनका ये कहना है, वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अच्छे दिन जो है वो रियासत और कौम की खिदमत में गुजारे, लेकिन अब बुढ़ापे में उनको पेंशन की वसूल करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर माजूर भी आ रहे हैं, बुजुर्ग शहरी भी आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर टोकन सिस्टम का इजरा होना चाहिए, उनके बैठने के लिए मुनासिब बंदोबस्त और पानी का इंतजाम होना चाहिए। और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि इस वक्त उनको कोरोना वायरस से ज्यादा अपनी पेंशन की वसूली की फिक्र लगी हुई है। जी
बिल्कुल ये लग रहा है कि ये पेंशनर्स अपनी पेंशन लेंगे और फिर सारी पेंशन जो होगी है ना वो कोविड की ट्रीटमेंट में जाएगी, क्योंकि जितना जुड़ के सारे खड़े हुए हैं एंड यू हार्डली सॉ अ मास्क देयर। वेरी सैड। दूसरा ये अपनी कहानी आपको बता दें कि हमारे पेरेंट्स लाइक माय मदर और आप अपने फादर की बात कर रहे हैं, एवरी मंथ और सो एवरी 3 मंथ्स जब उन्होंने पेंशन लेनी होती है तो उनको प्रूव करना पड़ता है कि वो जिंदा है। मतलब कोई तरीका बनाए, आपको जाके फिजिकली दिखाना पड़ता है जी आई एम नॉट डेड येट, तो लिहाजा आप मेरी पेंशन दे दें। इट हैज़ टू बिकम डिजिटल नाउ। इतने बूढ़े लोग बेचारे, चलो हमारे तो पेरेंट्स चल के पहुंच जाते हैं, मेरे वाले साहब को बहुत ही इज व्हीलचेयर बाउंड ऑलमोस्ट, ही कांट रियली मूव, तो मुझे उन्हें लेके जाना पड़ता है उनका प्रूफ ऑफ लाइफ देने के लिए EOBI सिस्टम के लिए कि जनाब ये है। इसका कोई और अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए कि वो कोई वीडियो बना दें, कुछ हो जाए जिसकी मदद से बहुत से लोग हैं जो स्ट्रेचर्स पे हैं, जो कि बेड रिडन हैं, वो कैसे जाके अपना प्रूफ ऑफ लाइफ किया करेंगे। इसमें भी इतनी करप्शन आ चुकी है कि सालों से जो लोग फौत हो चुके हैं उनकी पेंशन्स कुछ लोगों को मिल रही हैं जो बिल्कुल अनडिजर्विंग है। सो वी गेट इट, लेकिन प्लीज कोई और सिस्टम होना चाहिए। और आज बाय द वे 1 अप्रैल है, तो प्लीज ये जो अप्रैल फूल वाले मजाक है ना, ये मुझे तो नहीं समझ आते। इट्स ओल्ड जोक ना। तो सबसे पहले हम बच्चों में कोविड की जो तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर बात कर लें। बच्चों में यूजुअली नेगेटिव आता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन मी एंड माय वाइफ गॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, तो हमने अपने बेटे का भी कराया, लेकिन उसका ऑल्दो नेगेटिव आया, लेकिन उसका 2-3 दिन स्टमक अपसेट रहा और 1 दिन उसे हाई ग्रेड फीवर रहा। और मैंने और भी दोस्तों से पूछा जिनको हुआ और फिर उनके बच्चे भी उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, तो कमोबेश सब ने यही सिम्टम बताए। अदरवाइज ही वॉज फाइन, ही वॉज एक्टिव, कोई नज़ला खांसी बुखार नहीं हुआ, सिर्फ 1 दिन 12 घंटे का बुखार था और उसके बाद वो रिकवर कर गए। लेकिन अगर बच्चों में ये सिम्टम्स प्रोलॉन्ग हो जाएं और वो तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर अलार्मिंग हो जाता है। लिहाजा बच्चों को हमें बेशक इतनी इसकी इंटेंसिटी ना हो, लेकिन बचाना तो है। तो कोरोना की जी तीसरी लहर की खतरनाक ऑब्वियसली बात यह है कि इसने बच्चों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में अब तक 10 साल से कम उम्र के 5,500 से ज्यादा बच्चे वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 900 से ज्यादा बच्चे पिछले 3 माह के दौरान कोरोना से मुतासिर हुए। पिम्स अस्पताल के मुताबिक 7 दिन और 8 माह के 2 नौमौलूद बच्चों में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। बिल्कुल ही समझें आपके न्यूबॉर्न बच्चे, जबकि एक नौमौलूद बच्चा कोरोना से इंतकाल भी कर चुका है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लाहौर की बात करें तो अब तक 6 बच्चे कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। अस्पतालों में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लें तो इस्लामाबाद और लाहौर में तकरीबन 70% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। बच्चों के हवाले से वालिदैन खुद भी खुसूसी एहतियात करें। जो बच्चों के साथ घरों में मौजूद हैं, बुजुर्ग अफराद, उनकी सेहत के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि अव्वल तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके बच्चों का बाहर एक्सपोजर हो रहा है ना, फॉर इंस्टेंस वो स्कूल जा रहे हैं, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को दूर रखें, अपने वालिदैन से बच्चों को दूर रखें। अगर तो बच्चा कहीं नहीं जा रहा स्कूल, तो फिर तो जाहिर है वो दादा दादी और बच्चे इकट्ठे ही चिपके होते हैं, एक दूसरे के साथ ही सारा टाइम गुजार रहे होते हैं। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर बच्चों का एक्सपोजर है दूसरे बच्चों के साथ, किड्स आर गोइंग टू द स्कूल, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। we'll get some ideas, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक खान। डॉक्टर तारिक खान, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर में ये बड़ी तशवीशनाक बात सामने आ रही है कि 10 साल से भी कम उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, क्या वजह नज़र आ रही है आपको इसकी और क्या किया जाए? जो न्यू स्ट्रेन है, ये यूके वाली स्ट्रेन है और इसकी जो कंटेजियस रेट है, जो फैलने की रफ्तार है, वो बहुत तेज़ है। जो पुरानी वायरस है उससे 50 से 70% ज़्यादा है। ये सारी पॉपुलेशन, सारी आबादी को तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रही है, तो इसी तरह बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रही है आम लोगों की तरह। लेकिन जो पुराने स्ट्रेन थे उसमें बच्चों में पॉजिटिव केसेस आते थे लेकिन अलामात नहीं होते थे, तो रिपोर्ट कम होते थे। लेकिन ये वाला जो स्ट्रेन है इसमें बच्चों में अलामात आते हैं। सबसे जो कॉमन अलामात होती है वो बुखार और खांसी होती है। इन अलामात की वजह से बच्चे ज़्यादातर अस्पताल में भी आ रहे हैं और रिपोर्ट भी हो रहे हैं। तो इस वजह से जो ये न्यू स्ट्रेन है ये तेज़ी से फैल भी रहा है आम आबादी में भी और इसी तरह बच्चों में भी, और अपने अलामात भी आसानी से दिखा रहा है। तो इसी वजह से ये केसेस बच्चों में भी ज़्यादा रिपोर्ट। बिल्कुल, ये यूके स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो ये वो चीज़ें हो रही हैं कि अब व्हाट इज़ डिफरेंट, एक तो बहुत तेज़ी से लग रहा है सारों को और बच्चों को भी। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में कोरोना केसेस की खबर ने ज़ाहिर है सबको डराया है। इंसान अपनी फ़िक्र ना करे लेकिन अपने वालिदैन और अपने बच्चों की फ़िक्र सभी को होती है। तो क्या बच्चों में भी कोरोना की वही अलामात होती हैं जो बड़े में होती हैं, और किस तरह वालिदैन ये डिटर्मिन करें कि हाँ अब इस बच्चे का कोरोना टेस्ट ज़रूरी हो गया है?
सबसे पहले तो ये बात है कि बच्चों में जो सबसे कॉमन अलामत है वो बुखार है, 80% बच्चों में पाया जाता है। और दूसरी जो सबसे कॉमन अलामत है वो खांसी है, जो बड़ों में भी है। और इसके अलावा जो और है, इसके साथ पेट भी ख़राब हो सकता है, खुदा न खास्ता बहुत कम बच्चों में झटके भी पड़ सकते हैं, उनमें कोई और इफ़ेक्ट और असरात साइन सिम्टम्स भी हो सकते हैं। लेकिन अलामात वही है जो बड़ों में है। जिस तरह बड़ों में हम एक बंदे का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और उसमें अलामात हो, हम सारों का टेस्ट करते हैं, तो इसी तरह बच्चों की भी टेस्ट करते हैं और बच्चों में भी वही अलामात है जो बड़ों में है। लेकिन इस न्यू स्ट्रेन जो के वेरिएंट है, इसमें सिर्फ ये है कि बच्चों में पहले वाले स्ट्रेन में अलामात जाहिर नहीं होते थे, बच्चे पॉजिटिव होते थे लेकिन अलामात खास जाहिर नहीं होते थे। इस न्यू स्ट्रेन में बच्चों में अलामात आ रहे हैं। हर बच्चे को खांसी और बुखार तकरीबन होता है और इसके साथ दूसरे अलामात भी आ सकते हैं। तो अलामात जाहिर होने की वजह से ये जो है बच्चों में तेजी से रिपोर्ट हो रहा है। पहले इतना रिपोर्ट नहीं हो रहा था और इसकी रफ्तार फैलने की बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बच्चों में भी बड़ों की तरह ये तेजी से फैल रहा है। अच्छा डॉक्टर खान, बच्चों में इन केसेस पर एक नज़रिया ये है कि बच्चों में कोरोना ऐसा ख़तरनाक नहीं, लेकिन बच्चे कैरियर ज़रूर साबित हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बच्चों में भी कोरोना उसी तरह ख़तरनाक है जैसा बड़ों में है, तो इसमें सही बात क्या है? बच्चों में जो कोरोना है, पहले वाले केसेस सिर्फ पॉजिटिव आते थे जो पुराना स्ट्रेन था। जो नया स्ट्रेन है इसमें केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छी बात जो नेक शुगून की बात है और वालिदैन को डरना भी नहीं चाहिए कि बच्चों में सिवियरिटी, जो सिवियर डिजीज़ है कोरोना की बीमारी को हम दर्जा बंदी में रखते हैं। एक होता है माइल्ड, एक होती है मॉडरेट और एक होती है सिवियर। जो सिवियर डिजीज़ है वो बच्चों में कम रिपोर्ट हो रहे हैं, ज़्यादातर बस सिर्फ खांसी और बुखार के अलामात होते हैं। इसके अलावा नमूनिया जो केसेस है, जो सिवियर केसेस है, वो बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम मिसी कहते हैं, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम और CRS साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, जो बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। जब ये कोविड उस तरफ जाती है और बच्चों को दाखिल और वेंटिलेटर, मसनूई सांस की ज़रूरत भी पड़ती है, ये चीज़ें बच्चों में बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। दो कि इस नए स्ट्रेन से बच्चों में अलामात ज़्यादा है लेकिन शदीद बीमारी की अलामात फिर भी कम है, जो एक नेक शुगून बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का। तो लिहाजा हम दोबारा से एक दफ़ा यही कहेंगे कि उस तरफ बात को ना जाने दें, ऑलरेडी SOPs आप यूज़ करें। वो कल मैंने बड़ी अच्छी एक मीम था या क्या पोस्टर बना हुआ था कहीं और लिखा हुआ था कि देखिए मास्क में सांस लेना स्टिल ईजियर, वेंटिलेटर के थ्रू सांस लेने की ज़रा आप इमेजिन करें। वाई गो देयर जब आपको पता है ये चीज़ ऐसी है जिसको आप रोक सकते हैं। और बच्चे क्या, बच्चे तो बिल्कुल वही करते हैं जो आप करते हैं। सो अगर आप SOPs का ख्याल रखेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर लर्न कर लेते हैं। और जो बच्चे कोविड के ज़माने में ही बड़े हुए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो जिनकी उम्र 3 साल है, 4 साल है, तो वो तो गुज़श्ता जब से होश संभाला है उन्होंने यही देख रहे हैं, तो दे आर ओके विद वेयरिंग मास्क। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो आप उन्हें कह भी दें घर में भी मास्क उतार दें तो कहते नहीं हमने नहीं उतारा। मतलब अब उनके वो बच्चों की वो चीज़ बन गई ना, तो ये आदत ऑलरेडी डालना शुरू कर दें। सिंध में तालीम की अबतर सूरत हाल से तो सभी वाकिफ़ हैं, ट्रांसपोर्ट, तालीम, किस किस चीज़ की बात करें, लेकिन इसमें बेहतरी के लिए शुरुआत कहाँ से करें? अच्छा, अच्छी बात यह है कि कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत काम हो रहा है और उनको देखकर, उनका सुनकर हौसला मिलता है कि जनाब कहीं से शुरुआत हो चुकी है। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तालीम का मयार नहीं, तालीम फराहम करने वालों का मयार भी इस हद तक पस्ती का शिकार इधर हो चुका है कि अब कोई भी इस शोबे को बतौर करियर नहीं अपनाना चाहता। और जिस तरह हम ब्रेक से पहले आपके लिए एक सवाल भी छोड़ के गए थे कि वुड यू लाइक टू बी इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, वुड यू लाइक टू बी अ टीचर। बहुत से अब लोग हैं जो एक्चुअली बिल्कुल ही डिसमिस कर देते हैं कि नॉट एट ऑल। तो इसकी वजह ना सिर्फ इस शोबे में सैलरी में इजाफे और प्रमोशन का स्लो प्रोसेस है, बल्कि इस तबाह हाल शोबे को इज्जत की निगाह से देखा जाना भी अब माजी का एक किस्सा ही बन चुका है। अच्छा जी, बात करते हैं सलमा आलम से, हु इज़ द CEO ऑफ दूरबीन। सलमा, ये बड़े डॉन्टिंग और टेलिंग किस्म की आपकी ये रिसर्च भी हो गई। बड़ी इज्जत होती थी एक ज़माने में जी, टीचिंग फैमिलीज़ होती थी, सारे प्रोफेसर्स हैं एंड ऑल। यही वजूहात हैं कि एक तो पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे आपने तो घर चलाना है, और बिसाइड्स अब अगर स्टूडेंट्स का भी हाल देखें तो वो टीचर को वो इज्जत भी नहीं देते। बिल्कुल, हमारे रिसर्च में हमने इंटरेस्टिंगली ये मालूम किया कि पे से ज़्यादा वजह जो है ना उसकी प्रेस्टीज है, उसकी जो इज़्ज़त है। क्योंकि बच्चे जो हैं ख़ासतौर पे आपके जो टॉपर्स होते हैं किसी भी इंटरमीडिएट क्लास के, वो चाहते हैं ना ऐसे प्रोफेशन में जाएं जहाँ माँ बाप भी
फ़ख्र महसूस करें, माशरा भी उनको इज़्ज़त की नज़रों से देखे। तो अनफॉर्चुनेटली टीचिंग अब फॉर मल्टीपल रीजंस अब उसका वो रुतबा नहीं रहा है और हम एक विशियस साइकिल में अब फंस गए हैं। बिकॉज वो रुतबा नहीं है, आपकी टैलेंट टीचिंग की तरफ नहीं जा रहे, तो आपके जो लोग टीचर्स बन रहे हैं उनका वो लगाव नहीं है उस पेशे के साथ, वो जज्बा नहीं है, और वो फिर नीचे से जो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं फिर वही बड़े होके वहीं से फिर आपके नेक्स्ट नस्ल की टीचर्स आ रही हैं। तो एक विशियस साइकिल में हम काफ़ी दहाइयों से फंसे हुए हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू दूरबीन, that we're trying to say कि teaching is a good profession। एक तो benefits भी बहुत हैं, obviously public sector employment जो एक सोच है ना कि कम पैसे का profession है, that's not true। अगर मैं आपको अभी का बताऊं, एक स्टार्टिंग टीचर की सैलरी 32,000 है, which is not bad। और ये हम स्कूल के टीचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर टीचर बनना भी चाहते हैं लोग तो डायरेक्ट कहते हैं जी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लग जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में लग जाएंगे, स्कूल के बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता। बिल्कुल। और अब्दुल्ला ये इतनी अगर आप रिसर्च देखें ना तो एक बच्चे के पूरा जो फ्यूचर है ना वो शुरू के ही सालों पे बेस्ड होता है। जो आप फाउंडेशनल ईयर्स में जो सीखे ना फिर आगे जाके आपको बुरी भी तालीम मिले ना तो अगर आपकी फाउंडेशन मैनेज कर लेते हैं आप इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बच्चे को स्कूल डाल रहे हो तो फिर इंतजार ना करें कि जी बड़ी क्लासेस में हम अच्छे वाले स्कूल में डालेंगे, छोटी क्लासेस में अच्छे में डालें और तब तक तो वो सीख ही जाएगा। तो हाउ इज दिस वर्किंग ये बताइएगा। ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, कोई बैच निकल चुका है, अभी पढ़े, हाउ डज इट वर्क? सो हमने 2019 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमारा जो पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 कराची में पढ़ता है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद के नाम से। हम बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये पूरी 4 ईयर एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम सारे बच्चों को एक फ्री लैपटॉप भी देते हैं अपॉन, और वो टीचिंग लर्निंग का बहुत अहम हिस्सा बनता है। और मोर इम्पोर्टेंटली ग्रेजुएशन के बाद हम एम्प्लॉयमेंट भी गारंटी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बच्चों को कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पे भी फिलहाल रखेंगे, और गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्टेड है बिकॉज ये प्रोग्राम का दर्जा इतना ऊंचा है, इतनी हाई क्वालिटी। हाउ डू यू मेक श्योर कि वो आपके पास से तालीम हासिल बीएड करने के बाद, आपके पास से तालीम हासिल करने के बाद एक्चुअली किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि बीएड करने के बाद बहुत से प्राइवेट स्कूल्स भी ऑफर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बिल्कुल हमें एक ख्याल आया था अब्दुल्ला शुरू में ही। तो हम अपने एडमिटेड स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड साइन करते हैं जहां हम कहते हैं कि हम आपको एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, इतनी हाई इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो आपने बदले में ये डिग्री लेके आपने 3 साल के लिए एक दूरबीन असाइंड गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाना है। रीजनेबल टाइम। जी इट इज, एंड इट्स पेड जॉब, सो इट्स नॉट कि हम आपसे मुफ्त लेबर ले रहे हैं, आपका भी इसमें फायदा, गारंटी कर रहे हैं हम आपको एम्प्लॉयमेंट, सो इट्स विन विन। एंड देन यू आल्सो नीड दैट एक्सपीरियंस। एक आपको गारंटी मिल रही है जी, नौकरी भी है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, पैसे भी मिल रहे हैं, उसके बाद जाके लाखों में कमा लेना। अब हु इज टीचिंग दीज स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी बात है कि इनको सिखाने वाला कौन? बहुत अहम सवाल है हुमा, और इसी सोच से हम बहुत केयरफुली अपनी जो फैकल्टी है कॉलेज की उसको इंटरव्यू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हमारा वेबसाइट है www.gec.edu.pk जिस पे सारे फैकल्टी के प्रोफाइल्स हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेन क्वालिफाइड बट मोर इम्पोर्टेंटली दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो वो एक तजुर्बा लेके अपने एक्सपीरियंसेस लेके दे आर एबल टू क्रिएट वेरी स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम एट द कॉलेज इटसेल्फ। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी हुमा कि दूरबीन जो है ना वो सिर्फ एक प्रोग्राम है। टीचर एजुकेशन के पूरे सिंध में बहुत तकरीबन हर ज़िले में एक टीचर एजुकेशन कॉलेज बना हुआ है, और जो मैं आपको स्टार्टिंग पे बता रही हूँ वो यू कैन क्वालिफाई फ्रॉम एनी ऑफ दिस कॉलेजेस, अप्लाई टू द टीचिंग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्टार्ट विद अ सैलरी ऑफ 32,000 इन प्रेजेंट डे टर्म। राइट, अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है स्कूल्स की या कॉलेजेस की कि आप उस टीचर को एम्प्लॉय करें जिसके पास ये डिग्री हो या फिर वो टीचर ट्रेनिंग करके आए हो। हम गांव में देखते हैं कि मैट्रिक पास भी टीचर लगे हुए, एफए पास भी लगे हुए, वो कैसे लगे हुए? ये देखें आप लोग ने बिल्कुल यू हिट द मार्क, बिकॉज अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 37,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं लोग। अब 37,000 बीएड क्वालिफाइड लोग है ही नहीं ना, तो ये एंड में खड़े होके ये लोग फिर जब रिक्रूटमेंट का टाइम आता है देन दे रियलाइज कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है टू प्रिपेयर दैट वर्कफोर्स, तो फिर ये लोग कहते हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट कहती है कि जी चलो बीएड नहीं है तो बीए भी है, बीए कॉम भी है, बीएस भी है, वो आ जाओ, तो हम तुम्हें 1 माह में जो है एक क्रैश कोर्स दे देंगे टीचिंग में, और फिर हम तुम्हें क्लासरूम में खड़ा कर देंगे। तो इससे आप सोचें ना यूथ को क्या मैसेज जाता है ना, तो आप खुद ही टीचिंग का एक मजाक बना रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी कॉमन नॉलेज है पाकिस्तान के, जब एफए बीए कर लेती हैं लड़कियां तो एक छुट्टियां आती हैं और क्या करना है बीच में, तो टीचिंग करना स्टार्ट है। एवरीबडी टीचर्स वेदर दे आर क्वालिफाइड और नॉट। एब्सोल्युटली, तो लिहाजा इसकी बहुत जरूरत है, एंड गुड टू नो कि यू आर वर्किंग ऑन दैट। जल्दी से एक चीज बता दें,
कोई हमने इस पे बात करनी है हुमा मजीद, और करिकुलम पे भी बात करेंगे। हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी कि क्या सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। हम ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं तो फिर मजीद बात करेंगे। और तालीम के हवाले से तो बात कर रहे हैं कि किस तरह हम बेहतर टीचर्स अपने आने वाली नस्ल को दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बाय द वे, क्वेटा से मुझे मैसेज आया कि हम बाकी मुल्क में तो गर्मी की बात कर रहे हैं, क्वेटा में बहुत सर्दी है। सर्दी है? क्वेटा में सर्दी क्वेटा मूव हो जाना चाहिए। अच्छा जी, सलमा आलम हमारे साथ ही हैं और उनसे भी हम बातें जो हैं जारी रखेंगे रिगार्डिंग एजुकेशन, लेकिन हीट वेव की ही बात कर लें। पहले तो आपको बताएं कि मुल्क भर में बढ़ती गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक रवां हफ्ते कराची समेत अंदरून सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है एज वी स्पीक। हाँ जी, दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर सकता है और गर्द आलूद हवाएं चलने, एक्चुअली मुझे लग रहा है गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं तो क्योंकि सांस लेते हैं ना तो मट्टी मट्टी सी बिला वजह से अजीब सी महसूस हो रही है। हाँ, इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से हुकूमत और अक़ामी इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी एहतियाती इक़दाम उठाए जाएँ, सड़कों पर पानी की सबीलें, हीट वेव के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जाएँ, जबकि पानी और बिजली की बिला तातुल फरहमी भी यकीनी बनाए जाए। शहरियों से भी गुजारिश है कि वो खुद भी एहतियात करें, दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक धूप में गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अब क्या सजेस्ट ऑल्सो हेयर कि हमेशा मैं कहती हूँ कि जो परिंदे होते हैं ना उन लोगों के लिए भी आप घर के बाहर कोई अपनी खिड़की में कोई पानी जरूर रखा करें, तो उनको ना भूला करें। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब। और खालिद महमूद साहब, ये न्यूज़ अच्छी नहीं है गर्मी वाली। जब हम आपसे बात करते हैं तो हम चाहते हैं आप हमें अच्छे अच्छे मौसम की अलामत का बताएं, तो ये ज़रूर बताइएगा कि अप्रैल में आम तौर पर भी गर्मी होती है, लेकिन एक बाकायदा हीट वेव की पेशगोई की जा रही है इस वक्त, तो मामूल से कितना ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो हो सकता है और कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर होंगे? देखिए, नॉर्मली अप्रैल में जो टेम्परेचर्स है वो 38 की रेंज पे रहता है, 37-38 इसका नॉर्मल है। लेकिन जब आपका टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़ जाए और वो परसिस्ट करे 4 to 5 डेज, तो हम उसको हीट वेव का नाम देते हैं। उस हवाले से अभी जो हीट वेव की पेशन गोई है वो ऐसे है कि हमारे पास टेम्परेचर्स जो है वो 5 डिग्री ज़्यादा है। आज का टेम्परेचर भी जो रिकॉर्ड हुआ वो 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि 5 डिग्री ज़्यादा है नॉर्मल से। और ये जो सिस्टम है ये अभी परसिस्ट करेगा आने वाले 3 दिनों तक। ये संडे तक टेम्परेचर इसी तरह ग्रेजुअली बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि 42 तक भी जाए और उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो टेम्परेचर्स हैं अप्रैल के वो नॉर्मल साइड पे चले जाएंगे। अब सर, एक तरफ कोरोना है, दूसरी जानब ये हीट वेव है, आप आवाम को क्या मशवरा देंगे, क्या एहतियात है जो हम लाजमी करें? देखें, हीट वेव ये होती है कि आपके पास जो हीट इंडेक्स है वो बढ़ जाता है, आपके पास ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके जो सन रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली आप पे पड़ रही होती हैं। इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप कोशिश ये करें कि सूरज के सामने ना आए, धूप से बचने के लिए अपने सर को ढांपें या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस होते हैं। उसके लिए और आपने कोशिश ये करनी है कि धूप से दूर रहें। अब आप इस टाइम कोरोना की सिचुएशन चल रही है और कोरोना में जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिसर्च है उसके मुताबिक अगर हीट इंडेक्स ज़्यादा हो तो कोरोना के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उस हवाले से ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह हीट इंडेक्स बढ़ रहा है हीट वेव की वजह से, उसकी वजह से कोरोना के जो बढ़ने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। उससे बचने के लिए जैसे मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है वो डेफिनेट करना चाहिए। उसके बगैर आप, क्योंकि जब हीट वेव होती है तो एयर पोल्यूटेंट भी इकट्ठे हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के नीचे सरफेस पे, जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान दे सकते हैं। और जब आप मास्क पहनेंगे तो आप उनको भी इनहेल करने से अपने आप को बचा सकेंगे, जो कि बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम इससे बचने के लिए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। बिल्कुल, जो कि आप हमें पता ही है जब हीट वेव आती है तो क्या हालात हो रहे होते हैं। इस पर डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमने साथ साथ मास्क भी पहना हुआ है, तो बेहतरीन तो ये है कि उन टाइमिंग्स में अवॉइड ना निकलें, निकल रहे हैं तो एक गीला तौलिया, एक गीला रुमाल अपने साथ रखें
और अपने आप को बचाएं, अपने आप को महफूज रखें, छाँव वाली जगह ढूंढ के। और छाँव के लिए क्या है, छाँव के लिए ज़रूरी है कि हम दरख्त भी लगाएं, क्योंकि छाँव नहीं होती जब हमें चाहिए होती है, ज़रूरत होती है। तो अच्छा जी, सलमा आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। दूरबीन जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कराची के फेडरल बी एरिया में एक इदारा चला रहा है जहाँ पर 4 साल एक्चुअली बीएड की डिग्री दी जाती है। सलमा, आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमें जो फीडबैक आ रही है उसमें देयर आर सो मेनी पीपल, यंग गर्ल्स वुड डेफिनेटली लव टू बी अ टीचर। आई थिंक टीचिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ ड्यूटी। स्टूडेंट्स लुक अप टू अ टीचर, एज अ टीचर यू आर अ रोल मॉडल टू मेनी विदाउट इवन नोइंग इट। आई मीन ये अच्छे जज्बात, यूनिक प्रोफेशन है सेंस में। अच्छा जी, अब सलमा 4 साल पहले तो आपको याद है कि हमारे ज़माने में जो हमें टीचर्स पढ़ाती थी, पहले बीए होता था और फिर बीएड 1 साल में हो जाया करता था। 4 साल बीएड कराना, ये भी जहन में आता है कि इतना करिकुलम कहाँ से आएगा एजुकेशन से रिलेटेड के 4 साल आप यही पढ़ते रहें। फिर अभी जो आप एडमिशंस वगैरह करेंगे उसका प्लीज़ बताएं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो अबाउट दिस, सो टुडे दे गेटिंग टू नो अबाउट दिस। तो वो किस तरह अप्लाई करें, कहाँ राब्ता करें? बिल्कुल, मैं स्टार्ट करती हूँ विद कहाँ राब्ता करें और फिर मैं आपके बाकी सवाल पर आती हूँ। तो हमारा वेबसाइट है www.gece.edu.pk। तो वहाँ पे प्रोग्राम के भी बारे में जो आपने सवाल पूछा है कि करिकुलम निसाब क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में कौन पढ़ा रहा है, उनके भी डिटेल्स हैं, कैंपस के भी डिटेल्स हैं, और ऑफ कोर्स अप्लाई करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो भी उस वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, वरना वहाँ पे एक हमारा फॉर्म भी है, उसको डाउनलोड करके भर के भी आप जमा करा सकते हैं कॉलेज पे। तो आई वुड इनकरेज यू टू गो सी द वेबसाइट। और ये मुफ्त तालीम है, बाय द वे, रीइटरेट हम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल है। दूसरा आपका सवाल कि पढ़ाया क्या जाता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं डिटेल्स पे आऊँ, मैं आपको थोड़ा कंपैरेटिव एक व्यू देती हूँ, ठीक है। फिनलैंड एक मुल्क है जो मतलब दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स में उनका शुमार होता है। तो अगर आप वहाँ पे देखें ना, रिक्वायरमेंट क्या है टीचर्स की, प्राइमरी स्कूल टीचर की बात करते हैं, ठीक है, मैं हाई स्कूल की नहीं बात कर रही। वहाँ प्राइमरी स्कूल टीचर की एक 5 ईयर एजुकेशन लाजमी है, which means bachelor's and masters. वो 4 year bachelor होता है, 1 year masters होता है, and that's the you cannot be a teacher अगर आपके पास ये 5 year डिग्री नहीं हो। तो अब आते हैं यहाँ पे, हम तो 5 years मास्टर्स की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं अबाउट अ 4 year B.Ed डिग्री प्रोग्राम। इसमें क्या क्या होता है? ऑब्वियसली एक तो कोर सब्जेक्ट एरियाज है ना, कि मैथ में एक तो कंटेंट की समझ और फिर उसको पढ़ाने के तरीके। और अगर आप, इट्स नॉट एज सिंपल कि अगर मुझे जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन आता है तो आई कैन ऑटोमेटिकली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड टीच देम मल्टीप्लिकेशन। और पढ़ाने की भी एक साइंस है, बच्चे कैसे सीखते हैं, जो इसके पीछे कॉग्निटिव साइंस है। आप अगर वो एज ए टीचर नहीं समझते हैं तो हाउ विल यू गेट दैट? इट्स नॉट अ केस कि मैं बात करूँ, जो मैं बोल रही हूँ आपके जज्ब हो रहा है ना दिमाग में, ऐसे तो नहीं है ना। तो ये बड़ी इसके पीछे एक लर्निंग थियोरीज हैं विच टीचर्स हैव टू नो इफ दे गोइंग टू क्रिएट स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा फिर हमारे कुछ मैंडेटरी कोर्सेज हैं जिसमें आपके फिर इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ इस तरह के आते हैं। फिर फाउंडेशनल कोर्सेज हैं। फाउंडेशनल कोर्सेज आर इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाई जाती है, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, कि टीचर का कम्युनिटी में क्या बड़ा रोल है वो पढ़ाया जाता है। फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, इस तरह के मोर थ्योरी रिलेटेड तालीम और तरबियत का भी साथ में बिल्कुल ऐसा एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग तक का भी कोर्स है कि अगर आपके पास बच्चे आते हैं जो घर में बहुत मुश्किलात से आ रहे हैं तो आप उनको कैसे, उनके कैसे सहारा बने, हाउ डू यू मेंटली एंड इमोशनली टेक केयर ऑफ देम। मतलब इसमें एक पेशेंस भी तो चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो जब हम बच्चों को देखते हैं उनको ठूसा जा रहा होता है कि मैं इसलिए सीखना है क्योंकि मैंने कह दिया है। मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए, तो एक हमदर्द दाना एटीट्यूड वो तो है ही लाजमी। और जब हम अपने कॉलेज के लिए इंटरव्यू करते हैं ना उमा, वी लुक फॉर दिस, वी लुक फॉर दैट रैपोर। एक टीचर को सबसे पहले तो आपका एक कनेक्शन जो बनता है स्टूडेंट से, लर्निंग उसके बाद ही आती है। अगर आप टीचर से ही नफरत करते हैं, वो जितना भी अच्छा पढ़ा रहा होगा, यू इमोशनली मेंटली और शट ऑफ। पता नहीं, आई डोंट वांट टू जनरलाइज, बट क्यों हमेशा सख्त टीचर्स मिली हैं मुझे मैथ्स की। मैथ्स की सारों के वैसे हॉरर स्टोरीज होती है किसी ना किसी टीचर को लेके, लेकिन टीचिंग इटसेल्फ जो है, मतलब जिनकी हॉरर स्टोरीज है ना, ऑनेस्टली यू आर द ओनली वंस जो हु कैन मेक इट बेटर, ताकि आपको एहसास हो कि अगले को यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। एक दफा फिर सलमा आप वेबसाइट बता दें, हालांकि हमने स्क्रीन पे दे भी दी है, लेकिन ऑफ कोर्स जितने लोग फायदा उठाना चाहते हैं फिजिकली जाके भी कैंपस से जाके फॉर्म ले सकते हैं। बिल्कुल, हम मंडे थ्रू फ्राइडे 8:30 to 4:30 खुले हैं। अभी भी सेमेस्टर जारी है, अगर आप आके क्लास भी देखना चाहते हैं मोर देन वेलकम। बट www.gece.edu.pk हमारे पे जाएं आप और यहाँ पे आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड करें, नहीं तो हुसैनाबाद जाके
ये कैंपस विजिट करके वहाँ से फॉर्म लें। मुफ्त तालीम है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और फिर पक्की नौकरी की भी गारंटी है। पूरा क्वालिफाइड होके आप बन रहे हैं ना टीचर। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा आलम फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड फॉर कमिंग ऑन द शो। देखिए अच्छी माएँ और अच्छे टीचर्स ही अच्छी कौमें बनाते हैं, फिर ये दोनों चीज़ें बड़ी एक साथ हैंड इन हैंड चलती हैं। अभी हम कराची में किए जाने वाले एक अच्छे इक़दाम का तस्करा करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातों ने कराची शहरियों की ज़िंदगी अजीरन तो कर रखी है और पुलिस आज खुद इससे निपटने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी है, लेकिन अब एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है और हुई ये है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में एक सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ग्रुप के तहत जदीद कैमरों से लैस मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया गया है। इब्तदाई तौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक्स बी, सी, ई और एफ में सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं ताकि जराइम पेशा अनासर पर नजर रखी जा सके और किसी भी वारदात की सूरत में कैमरों के जरिए मुजरिमों की निशानदही आसानी से हो सके। अच्छा जी, ज़बरदस्त किस्म की बात है। नेबरहुड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इसका नाम है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स ऐसा मामला है जिस पर कभी काबू नहीं पाया जा सका। कुछ अच्छे वक्त भी आ जाते होते हैं पर फिर ये सर उठा लेती है चीज़, और जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस के साथ अवाम और समाजी तंजीमों का किरदार भी काफ़ी अहम हो गया है। और हमारे साथ जी मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची तलहा हाशमी। तलहा, आपकी बड़ी नज़र होती है इन चीज़ों पे, तो आपसे ही पूछ लेते हैं कि कराची में कम्युनिटी पुलिस का तजुर्बा कैसा जा रहा है। और पहले तो ये बता दें कि कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है, क्या इख्तियारात और फ़राइज़ होंगे इन लोगों के पास और इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई? देखिए, दुनिया भर के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग होती है और इसमें अगर सिर्फ अमेरिका की ही मिसाल ले ली जाए तो वहाँ पर जो शेरिफ होता है वो लोकल काउंटी के थ्रू उसका इंतखाब होता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो एक बहुत आम जो है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, सिंस वी आर लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड, और जाहिर है यहाँ पे उस तरह से उन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया जा सकता जिस तरह अमेरिका या दीगर महज़ब या जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर उसको अप्लाई किया जा सके, लेकिन ये एक अच्छी काविश है। और कम्युनिटी पुलिसिंग की जो बेसिक जो है वो ये है कि यहाँ पे शहरी जो है वो खुद आगे आते हैं कानून की मदद करने के लिए और उसमें अपना हाथ भी पटाते हैं और जाहिर है उसमें जो है जो कुछ उनसे मुमकिन हो सकता है वो करते हैं। अब इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग के कई एक जुज़ है। अब कम्युनिटी पुलिसिंग के अगर हम उसमें जाएंगे डेप्थ में तो वो तो एक डिफरेंट पूरा चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें इसमें हैं वो ये है कि ज़ाहिर है यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है नॉर्थ नाज़िमाबाद की, उसने कैमरे लगा के और हाई स्टैंडर्ड कैमराज हैं, सोफिस्टिकेटेड से एक दफ्तर इन्होंने बनाया है और फिर उसके बाद वहाँ पे जो उसकी रेंज है वो बहुत अच्छी है। अच्छा तलहा, बाकी चीज़ तो समझ आ गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ओनली नॉर्थ नाज़िमाबाद, मतलब इतना बड़ा कराची, पूरा नाज़िमाबाद भी नहीं, नॉर्थ नाज़िमाबाद की कुछ ब्लॉक्स चलें कहीं से शुरू तो किया जा रहा है। अच्छा, कैमरे वगैरह तो एक तरह से स्मार्ट सिटी बनाने वाली बात है, तो क्या पुलिस ने सिर्फ एक इलाके के लिए सोचा है या अल्टीमेटली अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, वैसे अगर क्या पूरी दुनिया में ऐसे चलता है तो इसको बढ़ाएंगे आगे? देखिए, इस पे मैंने पूछा था, ऑफ द कैमरे मेरी बात हुई थी गुलाम नईम मेमन जो कराची पुलिस चीफ है वहीं पे, उन्होंने बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि अभी पिछले दिनों एक केस हुआ था कि एयरपोर्ट आने की दूर से एक बच्चा जो है वो कम उम्र बच्चा था, उसको एक रिक्शे वाला ले गया, फिर उसके बाद जब उसको ट्रैकिंग शुरू हुई, उसके गायब होने की इत्तला मिली तो उसकी ट्रैकिंग शुरू हुई, एक रिक्शे पर गए, लेकिन उसके बाद शारा फैसल जैसे एरिया में, इतना सेंसिटिव एरिया कराची का मेन आर्टरी है, वहाँ पर जो कैमराज लगे हुए हैं 2 मेगापिक्सल कैमराज लगे हुए हैं और उन 2 मेगापिक्सल कैमरा से उस रिक्शे को जो है वो ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये तो सिर्फ देखा जा सकता है कि वो रिक्शे में बच्चे को लेके जा रहा था, लेकिन उस रिक्शे का नंबर, उन लोगों की तस्वीरें ये उसमें नहीं देखी जा सकती थी। तो ये मैंने सवाल किया था उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि 27,000 कैमराज हैं जो कि लोकल कम्युनिटी ने, चाहे वो कोई रेजिडेंशियल एरिया है, चाहे वो कोई कमर्शियल एरिया है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत लगाए जिससे पुलिस को बड़ी मदद मिल रही है। तो ये तो एक ऐसी बात थी कि जाहिर है इससे पुलिस को मदद तो मिल सकती है, लेकिन पुलिस का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट को बनाना, उसमें कैमराज लगाना और सारी चीज़ें करना, वो अभी पेंडिंग है। उसमें कैमराज की ज़रूरत है और पुलिस को अपने लिए ये ज़रूरत है, क्योंकि अगर कहीं पे 2 मेगापिक्सल कैमराज है या उनको कहीं पे बढ़ा के 4 या 5 मेगापिक्सल कैमराज कर दिए जाए तो दुनिया भर में नहीं होता। दुनिया भर में अब स्मार्ट कैमराज, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं।
थैंक यू तला। अच्छा, जो कैमरे लगाए जाते हैं ना सरकारी सतह पे, उनकी क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि अगर कोई नंबर प्लेट मालूम करनी हो ना तो वो 2 मेगापिक्सल में तो नहीं हो सकती। 2 मेगापिक्सल आप सोचें, वो जो अर्ली 2000s में आते थे ना मोबाइल। अच्छा, आपको पता है ना कि आजकल जो जितने क्राइम्स हो रहे हैं एवरीथिंग, सीसीटीवी फुटेज कितनी बड़ी जरिया बन चुका है टू नैब द सस्पेक्ट्स, नैब द कल्प्रिट्स, नैब द पीपल। और उसमें ये होता है कि हम कोई आसपास के मोहल्ला, किसी ने प्राइवेटली अपना कैमरा लगाया हो, कोई बैंक की सिक्योरिटी हो, तो मांगे जा रही होती है ये चीजें, और कभी कभार आपको वो एंगल और उस तरह वो चीज मिलती भी नहीं है। तो दिस इज अ ग्रेट आइडिया। लेकिन ये काम भी अपनी मदद आपके तहत ही हो रहा है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग शहरियों के ताबूत से हो रहा है। लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि हमें हुकूमत का इंतजार करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कर लो, खुद ही कर लो। एंड दिस इज गुड। अपने अपने एरियाज जो हैं, अभी तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक छोटे से एरिया का ही है, बट ऑल ओवर आई वुड से आप अपने मोहल्ले, अपने लोकेशन जहाँ आप लोग रहते हैं, कुछ लाइक माइंडेड लोग मिल के, मोहल्लेदार जो होते हैं, कम्युनिटीज बन गई हैं अब तो, दे शुड डू दिस।